नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और ये क्वेश्चंस जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा आप देते हैं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर की आप तैयारी कर रहे हैं और कोई भी एग्जाम्स देते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे आप लोअर ग्रेड के एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, सभी जगह ये क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं बहुत सारे फैक्ट्स भी मैं आपको बताता रहूंगा। जिन फैक्ट्स के बारे में आपको नहीं पता है उन फैक्ट्स को आप नोट्स के रूप में नोट कर लीजिए, उनका नोट्स बना लीजिए और डेली इनका रिवीजन करिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो वीडियो का टारगेट है वो है 30 लाइक्स का, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से मोटिवेट होते रहें और डेली नए नए तरीके से क्वेश्चंस लेके आए। देखिए, मैं बार बार कहूँगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और मैं आपको पार्ट वाइज और भी क्वेश्चंस दूंगा। करीब करीब 1000 क्वेश्चंस आपको ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, अगला जो सेशन होगा उसमें अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे, इसलिए हमारे साथ आप जुड़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं कि उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तानी ओक, ये वाला क्वेश्चन जो है ये सीटेट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के बारे में कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत ढूंढ रहा है, बताओ। तो यहां पे एक रेगिस्तानी ओक जो है, इनकी जड़ें कम गहरी होती हैं, इनकी तनों से पानी निकलता है, इनकी टहनियों से जड़ें निकलती हैं और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है। तो देखिए, इसमें से जो कथन गलत है वह है ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें हैं वो बहुत अधिक गहराई तक पाई जाती हैं। आप ऐसे याद कर लो कि 10 मीटर, 1 मीटर में 3 फुट होता है, तो तकरीबन 30 से 40 फुट गहराई में इसकी जड़ें आपको देखने को मिलती हैं। बाकी ये रेगिस्तानी पौधा है, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला पौधा है और इनकी तनों से जो है पानी निकलता है। इसका यूज जो है लोग आवश्यकता पड़ने पर इनकी तनों में छेद करके उसके पानी का पीते भी हैं, तो शुद्ध वाटर भी रहता है। इतनी बातें आपको याद हैं तो आप समझ लीजिए रेगिस्तानी विषय में, रेगिस्तानी ओक के संबंध में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में भी पूछा गया है। नेपेंथस नामक जो है मांसाहारी पौधा भारत में कहाँ पाया जाता है? अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पौधा भारत में केवल कुछ ही क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये पौधा भारत में मेघालय में पाया जाता है, जहां पे वर्षा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और ये पौधा वहीं पाया जाएगा जहां पे नाइट्रोजन मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में कमी होती है, नाइट्रोजन कम पाया जाता है। तो ये पौधे क्या होते हैं? ये कीट भक्षी पौधा भी इन्हें कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कीट भक्षी पौधा भी कहते हैं। भक्षी कैसे लिखेंगे? भक्षी, कीट भक्षी पौधा कीटों को खाने वाला पौधा होता है और कीटों को खा करके ये नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है। इतनी बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी दिवस जो है, अर्थ डे, कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इस मंथ में कोई एग्जाम होता है जिस दिन ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये जो आंसर है यहाँ पे थर्ड का बी आंसर है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर 5 जून की बात करें तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो बैक्टीरिया होता है उसके अध्ययन की बात कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया के अध्ययन को हम मुनेरा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मुनेरा कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुनेरा कहते हैं। और फिर आगे आते हैं ऑप्शंस पे कि शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल का जो अध्ययन है उसे कहते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी कहते हैं इसे। और कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी।
इस बात को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां पे मैंने जीवाणु का अध्ययन बताया तो तीनों बातें बता दी और तीनों चीजों को आपको नोट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में ईवीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये बहुत पूछे जाते हैं। तो मरुस्थल जहां पे पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, पानी होती नहीं है, वर्षा होता नहीं है, तो ऐसे पौधों को हम जीरोफाइट कहते हैं। जीरो मतलब कुछ भी नहीं, तो ऐसे याद रख लो, जीरो मतलब कुछ नहीं। और मरुस्थल में आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, ना जीव होंगे, ना जंतु होंगे, ना पेड़ होंगे, ना पौधे होंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे पौधों को हम जीरोफाइट कहते हैं, ठीक है। और मरुस्थलीय पौधे में पत्तियां होती हैं, धीरे धीरे वो पत्तियां सिकुड़ती हैं और सिकुड़ करके वो कांटे का रूप ले लेती हैं। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो मरुस्थलीय पौधों में, जैसे कैक्टस में जो कांटे आपको देखने मिलते हैं वो किसका हिस्सा होती हैं, तो वो पत्तियों का हिस्सा होती हैं। और पत्तियां तो निकलती हैं लेकिन वो धीरे धीरे, इतनी धूप बारिश की वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से धीरे धीरे पत्तियां सिकुड़ती हैं और वो इतनी ज़्यादा तरीके से रोल होकर के संगठित हो जाती है कि वो कांटे का रूप ले लेती है, कठोर हो जाती है। तो यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोफाइट क्या होता है, यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है, तो जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं, जल में उगने वाले पौधे, इनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे जलकुंभी पौधा जल में उगता है, जैसे सिंघाड़ा का पौधा, सिंघाड़ा है खाते हो ना, तो वो भी एक हाइड्रोफाइट्स पौधा है। यहाँ पे इतनी बातों को आप याद रखिएगा, ठीक है। लिथोफाइट्स भी होता है कि लिथोफाइट क्या होता है, तो लिथो जो होता है, फाइट्स होती हैं, ये जो है पहाड़ों में उगने वाले पौधे होते हैं, उन्हें हम लिथोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। ये बात भी आप याद रखिएगा। और भी कुछ है तो मैं आपको याद करके बताता हूं। और है एक और पौधे का नाम कहते हैं, जिसे कहते हैं हेलोफाइट, हेलोफाइट्स भी कहते हैं। हेलोफाइट्स जो होते हैं वो नमकीन पौधे होते हैं, नमकीन लवणीय पौधे को कहते हैं। जैसे आपके कोई घर आता है ना, तो आप उसे कहते हैं हेलो, नमस्कार, हेलो, है ना। अब फिर उसके लिए पानी, पानी, नमकीन, चाय आप पिलाते हो, तो नमकीन पौधे वहीं पे उगते हैं। यहाँ पर याद रखना, हाइड्रो मतलब पानी में, जीरो मतलब मरुस्थल में। इतनी बातों को याद रखिएगा, मैंने इतना डिटेल में बताया, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। जल का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है। देखिए सामान्य सा क्वेश्चन है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी अक्सर बताते रहे होंगे कि जल का सबसे शुद्ध जो पानी होता है वो है वर्षा जल। वर्षा जल शुद्ध इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो घुली हुई लवणता होती है वो कम होती है, घुली हुई लवणता कम होती है, इसमें अशुद्धियां कम पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर बी सही जवाब है। पहला जो बारिश होती है उसको हमें छोड़ देना चाहिए, वो पीने योग्य नहीं होता है, वो एक तरीके से नहाने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें अशुद्धियां ज़्यादा होती हैं, जो यहाँ से नीचे से जो धुआं जाता है तो उसकी, तो आमतौर पे कहते हैं ना, कई बार होता है ना, बारिश में बाइक चला रहे होते हैं और पहली बारिश होती है और भीग के आ जाते हैं, फिर बहुत देर भीगते हैं तो हमारे हाथों में खुजली होने लगती, इचिंग होने लगती, कई बार कई सेंसिटिव होता है तो उनके दाने निकल आते हैं। ये उसी का कारण होता है, क्योंकि उसमें घुली हुई लवणता ज़्यादा होती है, अशुद्धियाँ ज़्यादा होती है, गैसेस जो है ज़्यादा होती हैं, है ना, धुआं होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती है, इसकी वजह से ऐसा होता है। बाकी उसके बाद दूसरी बार जो वर्षा हो या बहुत देर तक वर्षा हो रही हो, तब आप जो है उसका उपयोग कर सकते हैं, सबसे शुद्धतम जल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह को हम क्या कहते हैं। तो अगर हम टिकाऊ जैव समूह को हम बात करें तो उसे कहते हैं क्लाइमेक्स। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक टिकाऊ जैव समूह को हम चरम अवस्था कहते हैं या फिर हम उसे क्लाइमेक्स कहते हैं। अब यहां पे एक और शब्द है पारिस्थितिकी तंत्र में दिया गया, जिसे कहते हैं हम संक्रमण। इकोटोन आप शब्द याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। इकोटोन का मतलब होता है कि दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र इकोटोन कहलाता है, और ये एक संक्रमित क्षेत्र होता है। संक्रमित क्षेत्र होता है मतलब दोनों का मिला जुला, है ना, इसके भी पौधे मिल जाएंगे, इसके भी पौधे मिल जाएंगे, इस तरीके से ये मिले जुले होते हैं। तो दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का संक्रमित क्षेत्र होता है, ये होता है इकोटोन। और जो सक्सेशन होता है, सक्सेशन का मतलब होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाला क्रमिक परिवर्तन जो है सक्सेशन कहलाता है ना। तो होने वाला क्रमिक परिवर्तन अनुक्रम कहलाता है, सक्सेशन कहलाता है। ये बातें आप याद रखिएगा।
अब यहाँ पे जैव समुदाय एक शब्द है, तो देखिए जैव समुदाय का मतलब होता है एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का जो है समूह, सभी जीवों का समूह, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हो, सभी जीवों का समूह जो है जैव समुदाय कहते हैं। यहाँ पे इतनी बातें आपको याद रखनी होंगी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर कुकर जो है सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? मतलब जो सोलर कुकर होता है सूर्य के किस किरण का यूज करता है, अवशोषित करता है? तो अवरत इंफ्रारेड किरणें इसे कहते हैं। याद कर लीजिए, कई बार हम इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं बहुत सामान्य सा होने के बावजूद। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, सूर्य से जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, चाहे लॉन्ग वेव रेडिएशंस हो, ये सभी जो है किरणें सूर्य से निकलती हैं, लेकिन सोलर कुकर में इंफ्रारेड रेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को हम नाम देते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें क्या होता है, कार्बन का चक्रण भी होता है, जल चक्रण भी होता है ना, इसमें सभी गैसों का चक्रण भी होता है, ये सभी चीजें होती हैं, ठीक है। मृदा में कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो देखिए मृदा के संबंध में मैंने एक पूरा प्रॉपर वीडियो दिया है। मृदा के संबंध में मैंने सॉइल के संबंध में सारा एक प्रॉपर वीडियो दिखा है। जितने क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे किसी बुक में नहीं मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। चाहे आप एलटी ग्रेड का एग्जाम हो, अभी जो हाल ही में वैकेंसी निकली है यूपी में, आपको नौकरी पाने का आपके पास बहुत ही आसान तरीका मौका मिला हुआ है। तो वहां पे ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि बाकायदा उसमें टॉपिक दिया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर कि मृदा में कितने प्रतिशत जो है कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? बिल्कुल सामान्य सा आंसर है, इसमें 5% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है। सीटेट का बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल में 2 बार सीटेट होता है और हर बार कोई ना कोई यह क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, किस प्रदेश में पाया जाता है? तो यहाँ पे खेजड़ी वृक्ष के संबंध में सारी बातों को आपको याद रखना है। तो ये जो वृक्ष है किस प्रदेश में पाया जाता है? तो यहाँ पे याद रखना, राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान में खेजड़ी नामक स्थान में ये खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो मरुस्थल में पाया जाने वाला वृक्ष होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसकी पत्तियों को औषधियों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें निकलने वाले जो क्या बोलते हैं, जो बीज होते हैं, फल होते हैं छोटे छोटे से, उनका सब्जियों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये भोपाल में स्थित है, जहां पे कहते हैं पालना होता है। पालना मतलब प्रबंधन करना, यहां पे ऐसे याद रखिएगा। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। भारत सरकार की एनजीटी जो होती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। ऑप्शन बी है, जिन लोगों को इसका आंसर पता था वो सही जवाब है। ऑप्शन बी है, 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो ये इसका मूल लक्ष्य था कि वनों पर्यावरण की सुरक्षा करना, संरक्षण करना, और उसके संबंध में कोई भी अनैतिक कार्य हो रहा हो तो उसके खिलाफ जो है कार्यवाही करना, जैसे और जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। जैसे कहीं से रोड जा रही हो लेकिन वहां से लाखों हजारों पेड़ काटे जा रहे हो, तो उस पर जो है ध्यान देना कि किस तरीके से इस पर्यावरण को जो है बचाया जा सके, ये इसका काम होता है, ठीक है। तो पर्यावरण की रक्षा करना, पारिस्थितिकी की रक्षा करना, वहाँ के आसपास के माहौल ना खराब हो, वहाँ की रक्षा करना, पेड़ पौधे जंगलों को खराब ना होने देना, यही इसका मूल लक्ष्य है। 6 महीने में इसके काम का निपटारा होना चाहिए। ट्रिब्यूनल होता है एक तरीके से, तो वहाँ पे होता है, तो ये जो है इस तरीके से काम होता है, ठीक है। ये सारी बातें याद रखिएगा। अब बात करते हैं एक तथ्यात्मक जो है, थोड़ा सा हट जाते हैं
कि क्या एनजीटी आज के समय में सही से काम कर रहा है। तो देखिए, ये संस्थाएं बनाई तो जाती हैं हमारे अच्छे काम के लिए, अच्छे भलाई के लिए, कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, लेकिन जब गवर्नमेंट खुद ही लालची प्रवृत्ति की हो जाए तब क्या होता है। तो क्या आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या काम कर रही है? आप हमें कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है। क्या देखिए, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो है जंगल काटने का आदेश दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, ठीक है, जिससे कोयले के खदान जो है निकाले जा सके, जबकि जंगलों को काटने के लिए वहां की जो ग्राम सभाएं होती है उससे जो है परमिशन लेनी होती, और वो परमिशन ग्राम सभा ने दी नहीं, तब भी जो है ये किया जा रहा है, जिसका कोर्ट में, कचहरी में केस चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी सेम ऐसा ही हुआ, तेलंगाना में भी सेम ऐसा हुआ, महाराष्ट्र का तो बहुत सारा जो है लेवल का जंगल काट ही डाला इन लोगों ने, सिर्फ केवल जो है विकास को आगे बढ़ाने के नजरिए से। तो एनजीटी काम तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रक्रिया जिनके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाती है? तो देखिए, पौधे जो प्रक्रिया होता है प्रजनन प्रक्रिया को, उसको कहते हैं परागण। परागण प्रक्रिया होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डाप्सन इकाई का ओजोन परत को मोटाई नापने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, डाप्सन का काम है ओजोन परत की मोटाई मापना। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। शोर को मापने के लिए हम डीबी का इस्तेमाल करते हैं, ये भी याद रखिएगा, डीबी, ठीक है। तो डेसिबल में जो है इसको मापते हैं, ये बातें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो यूपी में जो नवाबगंज पक्षी विहार है वो स्थित है उन्नाव में, ध्यान रखिएगा, उन्नाव जनपद में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके आंसर देने हैं। देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया क्या होता है? जहां पे कुछ एक्शंस होते हैं और उसके बाद दूसरा रिएक्शन होता है, जैसे हाथ, आंख के पास एकदम से हाथ ले जाने से आंख की पलकें झपक जाती हैं, तो यही होता है उद्दीपन अनुक्रिया। तो कॉकरोच का रोशनी देख करके छिप जाना, ये है बिल्कुल सही जवाब है। सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद हो जाना, मनपसंद व्यंजन देख करके मुंह में पानी आना, तो ये सभी जो ऑप्शंस हैं ये इसी का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। बात समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था कि हेलोफाइट्स जो है, जब कोई आपके घर आता है तो आप उसे नमकीन देते हैं, चाय पिलाते हैं, तो वो लवण हो गया, तो हेलोफाइट्स कहते हैं। लिथोफाइट जो होते हैं वो पहाड़ों की मिट्टियों में जो है उगने वाले पौधे होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जीरोफाइट जो होते हैं वो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मरुस्थल में उगने वाले होते हैं। हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं, उसे हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इतनी बातें आप याद रखिए, एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता? कीटभक्षी जिसे कहते हैं हम नेपेंथिस पौधा, नेपेंथिस पौधा, ये पौधा कहाँ पे पाए जाते हैं भारत में? तो ये पौधा भारत में मेघालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पे जो है वर्षा की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से उस मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन ए। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। निम्नलिखित में से किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है? अगर हम सहजीवी संबंध की बात करें तो इसका मतलब क्या है? सहजीवी, दोनों का सहयोग। तो यहां पे क्या होता है? दोनों को लाभ होता है, बस ये याद रखिए, दोनों को लाभ हो जहां पे, वहां पे सहजीवी संबंध देखने को मिलता है। भैंस और बगुला के बीच में सहजीवी संबंध होता है। कैसे होता है सहजीवी? देखिए, भैंस के ऊपर बगुला बैठ जाता है और बगुला जो है भैंस की खाल से छोटे छोटे जो कीले होती हैं, कील मतलब लकड़ी, लोहे की नहीं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो भैंस के खून को चूसती हैं और खुजली होती है उसको, उनको खाती है। तो भैंस को भी फायदा हो गया कि उसकी पीठ से जो है कीले निकल रही हैं, और बगुला का पेट भी भर रहा है, उसका व्यंजन मस्त खाने को मिल रहा है। तो यहाँ दोनों के लाभ हो रहा है, इसी को कहते हैं सहजीवी संबंध, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सर्वाधिक
कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा अगर हम कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो ये पाया जाता है पीट मृदा में, ना कि लाल, ना कि काला, ना कि पर्वतीय। ऑप्शन हो गया यहाँ पे सी सही जवाब। अब पीट मृदा क्या होती है? तो देखिए पीट मृदा जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, ये गहरे काले रंग की होगी। जब कार्बनिक पदार्थ होंगे ज्यादा तो काले रंग होगा, ज्यादा गहरा होगा। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तो दलदली क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाली होती है, जहाँ पे पेड़ के पौधे पानी में गिर जाते हैं, फिर वो कीचड़ बन जाते हैं, सड़ते हैं, और वहाँ की मृदा होती है। तो ये एक तरीके से उपजाऊ मृदा भी होती है, ठीक है। लेकिन उपजाऊ होने के साथ साथ इसमें अम्लीय कंटेंट ज़्यादा होती है, तो ये एक अम्लीय मृदा होती है। तो इसलिए अम्लीयता को, इसका अगर यहाँ की मिट्टी ला रहे हो तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला के उसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ मिला है तो ह्यूमस ज़्यादा है, ठीक है, तो ये फायदेमंद है, लेकिन अम्लीयता ज़्यादा है। इसलिए अगर हम पेड़ ऐसे ही लगा देंगे तो पेड़, छोटे मोटे पेड़ तो जल जाएंगे उसकी अम्लीयता में, ठीक है। इस मृदा में नाइट्रोजन की अधिकता होती है, ठीक है। कार्बन, कैल्शियम, पोटास जिसे हम कहते हैं के, और फास्फोरस, इसकी कमी पाई जाती है, ये भी याद रखना। इतनी बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। मृदा के संबंध में मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो जो है बना चुका हूं, बहुत ही अच्छा बेहतरीन वीडियो। किसी भी वीडियो, कोई भी आप वीडियो देखेंगे उतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं। आप वो वीडियो देखिएगा ज़रूर, मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। तो वन के पेड़ों की छाल पर उगने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं लाइकेन। ऑप्शन यहाँ पे 22वें का है, ऑप्शन सी, लाइकेन। अब यहाँ पे जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता। हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। लाइकेन जो होते हैं वो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं, इस बात को आपको नोट कर लेना है। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं, और लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाइकेन किस सहजीवी संबंध से बनते हैं? तो ये शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध से बनते हैं। जिन क्षेत्रों में लाइकेन पाए जाते हैं वहाँ की मिट्टी में वहाँ वायु प्रदूषक है, तो वायु प्रदूषक है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे लाइकेन नहीं उगेंगे, क्योंकि ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं, और ये SO2 जो है एक वायु प्रदूषण माना जाता है। ये बातें याद रखिएगा, इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए कौन से 2 मापदंड होते हैं? तो देखिए हॉटस्पॉट जो है घोषित करने का दंड होता है कि जैव विविधता और वहां पे खतरा किस तरीके का है, इसलिए उसको जो है हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 23वें का जो है ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट, सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? तो ये तो आंसर अवरक्त किरण है, इंफ्रारेड रेज जो होती है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो है कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो अगर कांटों के बीच तो उसका नाम है फाख्ता। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। बर्ड से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, आप कोई भी एक वीडियो देख लीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। जितने क्वेश्चन मैंने बर्ड से रिलेटेड कराए हैं किसी ने भी नहीं कराए होंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण मापने के लिए किस संकेतक का प्रयोग किया जाता है? तो वायु प्रदूषण का मापने के लिए हम AQI को यूज़ करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, ये जो सीटेट जैसे एग्जाम्स होते हैं, रेलवे जैसे एग्जाम्स होते हैं, है ना, ये पेट जैसे एग्जाम्स होते हैं, इनमें ऐसे क्वेश्चंस के जो है फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। तो कई बार होता है कि हमें लगता है कि हमें पता है आंसर, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करते हैं पेपर के समय तो हमारा डब्बा गुल हो जाता है। हमें आता है ऐसा नहीं है,
उस समय हमारा दिमाग काम नहीं करता क्योंकि हम बहुत प्रेशर में होते हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को, सरल से सरल क्वेश्चंस को भी आप हल्के में मत लीजिए। ह्यूमन एरर नाम की चीज़ होती है जो उसके कहते हैं अरे यार पता था साला फिर भी गलत हो गया, ये वही चीज़ होता है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, अब मैंने कितनी गलतियां करी हैं इस बात को मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर आप गलतियां करते तो मैं हमेशा एग्ज़ाम जब अपना जो है, जब मैं आईएएस का एग्ज़ाम देने जाता था, यूपीएससी के एग्ज़ाम देने जाता था, तो मैं हाथ में एक धागा बांध लेता था। ये धागा मुझे दर्शाता था कि मुझे क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर लगाते वक्त ध्यानपूर्वक रखना है। ओएमआर शीट बढ़ते वक्त जो है ध्यान से देखना है कि ओएमआर मुझसे गलत ना हो। तो ये धागा मुझे संकेत देता था और उंगली के में फंसाया रहता था मैं एक धागे पे छल्ला बना करके बहुत सारा, तो ये मुझे 2 उंगलियों में बांध लेता था, 2 उंगलियां बिल्कुल बंधी रहती थी। तो ये मेरे बहुत काम आता था। आप भी अगर ऐसी गलतियां करते हैं, जल्दबाजी में पेपर सॉल्व करते हैं, बहुत तेजी तेजी आपको हड़बड़ाहट रहती है कि मुझे सब कुछ आता है और मैं भड़क 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 कर लूँगा। क्योंकि मैं स्टेट पीसीएस के जब एग्ज़ाम, यूपीएससी तो बहुत खतरनाक होता है, उसमें बड़ा दिमाग लगता है, वो कितना भी हो तो भी जो है चलता नहीं है दिमाग। लेकिन स्टेट पीसीएस आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो स्टेट पीसीएस का पेपर बहुत ही लूसेंट से आता था, तो रट लो तो सारा काम हो जाता था। तो मुझे ना बहुत सारी चीज़ें रटी हुई थी, तो मैं पेपर को कई बार होता था कि मैं जो है पेपर को बहुत तेज़ी से सॉल्व करता था, तो 1-1 घंटे में मेरा पेपर हो जाता था। उसके अंदर ही पेपर सॉल्व हो रहा है, मैक्सिमम मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बहुत ध्यान में, तो ये रहता था। तो मैं आपको बस यही चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये AQI जो है, इसका नाम आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। गिर वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, अभयारण्य के संबंध में मैंने अभी तक तो कोई वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन मुझे ये टॉपिक बहुत दिन से खल रहा है कि मैं इसे बनाना है, लेकिन मुझे पास समय नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अभयारण्य से रिलेटेड मैं एक वीडियो आपको दे दूं। तो जो गिर नेशनल पार्क है, ये जाना जाता है एशियाई शेरों के लिए। ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जल में किस तत्व की अधिक मात्रा से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट की अधिकता से। जल में नाइट्रेट घुली हुई है और बच्चे को वो पिला रहे हो, तो बच्चे को ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। शरीर में थोड़ा थोड़े नीली नीले पड़ने लगता है शरीर, ठीक है, इसलिए कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है नाइट्रेट की अधिकता से। नाइट्रेट ट्रीट करना है ना, नाइट में कैसे ट्रीट करते हो ताकि बच्चा जो है ब्लू ना हो जाए, ऐसा कुछ भी याद कर सकते हो। मैं तो ब्लू बेबी और नाइट्रेट से याद रखता हूँ, क्योंकि ट्रीट नाइट्रेट ऐसे, मुझे तो ऐसा ही था कि ब्लू बेबी मतलब बच्चे को मार मार के नीला कर दिया, मेरे बच्चे को देखो कितना मारा, इसका शरीर नीला पड़ गया, ऐसे कहते हैं ना, कई बार होता है लाल पड़ जाता है, तो आप नीला समझ लो, नीला पड़ गया, उसको पता नहीं क्या दिया है। तो नाइट्रेट, नाइट में कैसे, पता नहीं कैसे ट्रीट किया है इस बच्चे को, वैसे याद रखिएगा, ठीक है। आर्सेनिक की अधिकता से क्या होता है? तो आर्सेनिक मतलब अवर सैनिक, हमारे सैनिक, तो इसकी वजह से होता है जो है इसको, आर्सेनिक की वजह से क्या होता है? ब्लैक फुट रोग होता है, ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है, ये बात भी याद रखिएगा। ब्लैक फुट, काला पैर हो जाता है, ठीक है। तो अवर सैनिक के काले पैर हो गए, बेचारे चलते फिरते रहते हैं, थकान की वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से काले हो जाते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो देखिए, सतत और स्थायी विकास की बात करें तो इसे कहते हैं नवनियतिवाद अवधारणा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 29 का यहाँ पे सी सही जवाब होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? तो यहां पे जो आंसर है उसे कहते हैं कार्बन चक्र। देखिए, ज्वालामुखी जब फटता है, ये ज्वालामुखी है, जब यहाँ पे फटता है तो बहुत सारी गैसें निकलती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसकी अधिकता जो होती है, इसकी अधिकता होने से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस जो है प्रभावित होती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं भी बढ़ने लगती है।
एयरोसॉइल जो है, अब ज्वालामुखी फटेगा तो बहुत सारे छोटे छोटे धुआं कण निकलेंगे, तो एयरोसॉइल की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो ये इससे सारी चीज़ें जो है कार्बन चक्र को दुष्प्रभावित करता है, मतलब कार्बन की मात्रा बढ़ा देता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दिए गए पक्षियों में से कौन सा पक्षी जो है झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? आंसर है ऑप्शन डी। सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सांप का दांत जो है जिससे वो जहर छोड़ने के लिए प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए सीटेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांप के दो दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? दो दांत, खोखले होते हैं। तो पहली बात तो ये बात याद रखना, खोखले दांत होते हैं जिनसे वो जहर जो है किसी मनुष्य में ट्रांसफर कर देता है। इन जो जहरीले दांतों को हम कहते हैं, इसे कहते हैं हम फैंग। याद रखना, इसे हम फैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फैंग कहते हैं। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिएगा। भारत में 4 प्रकार के जो है सांप पाए जाते हैं। ये बात भी याद रखना, ठीक है। चलिए, सांप किन देशों में नहीं पाए जाते? तो जहां पे ठंडक होती है। न्यूजीलैंड में सांप नहीं पाए जाते। सबसे ज्यादा सांप की वैरायटियां कहां पाई जाती है? तो ब्राजील में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले बिग 4 मतलब 4 विषैले सांप में से कौन से हैं? तो भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। तो उनमें से है कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, और दांत को क्या कहते हैं? जहरीले दांत को फैंग कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, मैं फिर से कहूंगा, ये बातों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 2024 तक की अगर हम बात करें तो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार कर लीजिएगा। रैमसर साइट किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है वेटलैंड भूमि के संरक्षण से, आर्द्र भूमियों के संरक्षण। आर्द्र भूमि का मतलब वेटलैंड्स भी कहते हैं इसे। आर्द्र मतलब गीला और वेटलैंड मतलब भूमि। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। ठीक है, भूतल पर सर्वाधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं? तो अगर हम सभी कुल, ये जो पृथ्वी है यहाँ पे सबसे छोटे छोटे कीड़े पाए जाते हैं। तो छोटे छोटे कीड़ों को हम आर्थ्रोपोडा नाम देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जैसे चींटी, छोटे छोटे कीड़, घून, ये सब जो संख्या है इनकी सबसे ज़्यादा है। तो जमीन में सबसे ज़्यादा इनकी संख्या पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। 36 का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, सिंकोन पेड़ के किस भाग का उपयोग करके मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो पहली बात तो याद रखना, सिंकोन जो है पेड़ का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। स्टेट, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, तो यूपीएससी, यूपी स्टेट पीसीएस और जो है यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया, कहाँ नहीं पूछा गया है। तो सिंकोन के पेड़ के किस भाग की बात कर रहा है? तो यहाँ पे सिंकोन का जो पेड़ का जो छाल है, इसको छाल को निकाल करके इसकी दवा बनाई जाती है, इसका काढ़ा पिलाया जाता है ताकि मलेरिया का जो है उपचार किया जाए। आंसर हो गया ऑप्शन ए। किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है? मैंने जैसा कि कहा, काला पैर, आर्सेनिक, नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ये बात भी याद रखना, ठीक है, बच्चों में होता है ये बात, और बड़ों में जो है ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है आर्सेनिक की अधिकता से। हैदराबाद में स्थित जो है हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो देखिए, हुसैन सागर झील में इस समय जलकुंभी पौधों का आतंक चल रहा है। ये झील जो है कहाँ पे पाई जाती है? तो हैदराबाद में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो जलकुंभी पौधा जो है वो उसकी अधिकतम की वजह से जो है ये झील जो है नष्ट हो रही है। जलकुंभी पौधा होता क्या है? तो जो जल में पानी, ये मान लीजिए पानी है तो पानी में जो है छोटे छोटे जो है बहुत सारे घने घने ऐसे घने घने जो है छोटी छोटी पत्तियों वाले पेड़ जो है उगाते हैं। अब सूर्य का प्रकाश जब नीचे नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की धीरे धीरे मात्रा भी कम होने लगती है ना। तो जिससे क्या होता है, जीव जंतु नहीं पनपते और मरने भी लगते हैं। तो इसलिए इसको आतंक कहते हैं। तो अगर जल की दृष्टि से देखा जाए तो जलकुंभी एक आतंक पौधा है, ठीक है, जो जल में जो है चीज़ों को पनपने नहीं देता है, पहली चीज़। अगर हम सौंदर्य और जो है संसाधनों की दृष्टि से देखे जाए तो ये बड़ा काम का है।
इसका यूज़ भले ही वो अब कैसे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका प्रयोग स्किन जो है डिजीजेस के लिए भी किया जाता है। ये एक स्वास्थ्यवर्धक जो है, शुगर के पेशेंट्स को भी जो इसका काढ़ा दिया जाता है, आइज़ के जो है रोशनी बढ़ाने में काम आता है। अच्छा, जलकुंभी पौधा किस देश का मूल निवासी पौधा है? तो ये जो है साउथ अमेरिका का जो है मूल निवासी पौधा है, साउथ अमेरिका का मूल निवासी पौधा है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर्स किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1973 में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान है, तो इसे कहते हैं पंपास। इस क्वेश्चन को आपसे मैं ये कहूंगा कि जरूर से जरूर नोट कर लो। इसके अलावा प्रेयरी जो घास का मैदान है, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला घास का मैदान। उत्तरी अमेरिका में, साउथ अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान है, और दक्षिण अमेरिका में पंपास घास का मैदान है। ये बात याद रखिएगा। स्टेपीज जो घास का मैदान है वो है यूरोप में, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। वेल्ड जो घास का मैदान है, जिसे कहते हैं वेल्ड जो है घास का मैदान, ये कहाँ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, ये भी याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को हम वेल्ड कहते हैं। और डाउन घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो डाउन घास का मैदान कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले डाउन घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान को डाउन कहते हैं। और सवाना जो है घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो इतनी बातों को आपको याद रखना है। अब एक और बात याद रखिएगा कि सवाना घास का मैदान जो है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। बाकी सभी जो है वेल्ड, डाउन, प्रेरी, पंपास, ये सभी घास के मैदान जो है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। इतनी बातें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होने से कौन सा रोग हो जाता है? तो देखिए, अगर भोजन में आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी तो उसको घेंघा नामक रोग हो जाता है। उसके गले में बड़ा सा सूजन जैसा जो है बन जाता है, गले में एक तरीके से गांठ बन जाती है, तो ये इसी को कहते हैं घेंघा रोग, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है लिंडमान। इसका क्या है? एक स्तर से दूसरे स्तर में भोजन जाने पर 10% का जो है लाभ होता है और 90% की हानि होती है। ऊर्जा का ट्रांसफर 10% होता है, इसलिए उसे 10% का नियम दिया जाता है, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में कोबाल्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना जो आज आप देखते हैं, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, मिड डे मील के तहत सरकारी विद्यालयों में लंच के समय भोजन मिलता है, ठीक है। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। अब वो कितना होता है ये तो हम सभी को पता है, ठीक है। भक्ति की नज़र से देखोगे तो बहुत अच्छा मिलता है, बाकी अगर रियलिस्टिक नज़रों से देखोगे तो वहाँ पे पानी की दाल मिलती है और न जाने क्या क्या, खैर छोड़ो। तो मिड डे मील जो योजना है ये है वर्ष 2002 में। आंसर हो गया ऑप्शन बी, 45 का ऑप्शन बी सही जवाब है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे व्यापारी हमारे देश से लाए के इसे व्यापारी हमारे देश में लाए। तो देखिए, जो मिर्ची का जो मूल स्थान है वो है दक्षिण अमेरिका की दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड। देखिए, 46वें का जो आंसर है वो है दक्षिणी अमेरिका। मिर्ची जो हम आज भोजन में हर जगह खाते हैं वो दक्षिण अमेरिका से आया हुआ है, ठीक है। भारत में जो है क्या उगाया जाता था? तो भारत में भिंडी ये उगाई जाती थी, तरोई, लौकी, ये जो है भारत के मूल सब्जियां हैं। बाकी जो आलू, प्याज, मिर्च और कैप्सिकम, ये सभी जो है दूसरे देशों से आई हुई हैं, ठीक है। बेरी बेरी नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन की अगर हम बात करें तो इसका मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बना के दिया है, उसको आपको देखना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर जा करके देखिए, तो विटामिन का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिलेगा, ठीक है।
तो 47वें का जो आंसर है वो है विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। ये बात आप याद रखना। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, निगेटिव भी कभी कई बार पूछता है, तो आपको याद रखना है निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। 4 डिग्री सेल्सियस के बात हो रही है। ठीक, IUCN की रेड लिस्ट में प्रजातियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो IUCN जो कि रेड लिस्ट जारी करता है वो विलुप्ति के आधार पर, खतरे के आधार पर, ऐसे जीवजंतु जो विलुप्ति के खतरे पे हों या वो ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुके हों, उनके लिए रेड लिस्ट जारी की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होता है। ना कि रंग के आधार पे, ना उनके आकार, ना स्थान, किसी भी आधार पे नहीं होता है, उनके विलुप्ति के खतरे के आधार पे उनको जो है रेड लिस्ट में शामिल किया जाता है। सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो जो सागर जो होते हैं, समुद्र में जो बायोम होते हैं, नीचे जो समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे छोटे उगते हैं, उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो जिसे कहते हैं हम, यहाँ 50वें का जो आंसर है इसे कहते हैं जू प्लैंकटन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 50वें का बी आंसर है, ये सही जवाब है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा। 30 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। UPLT ग्रेड की तैयारी हमने शुरू कर दी है। डेली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। हर तरीके से आपको सारे वीडियोस बेस्ट एंड बेस्ट मिलेंगे। सीटेट की हम तैयारी तो शुरुआत से ही करा रहे हैं, और भी जो एग्जाम्स जो है बीच में पढ़ेंगे उनके भी एग्जाम्स की आपको नोट्स जो है मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।